नमस्कार। आज गुरुवार और हमारी मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। लास्ट मीटिंग में हमने जो डिस्कस किया था वो गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज के बारे में, जिकास के बारे में था, और कितनी तकलीफें हो रही है गुजरात के स्टूडेंट्स को। सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है 10 से ज़्यादा, वो बच्चे अभी भी, कल ही आया था कि 19 राउंड हुए, बच्चों का एडमिशन नहीं मिल रहा है और कॉलेजेस खाली है। वो कहानी कितनी दर्दनाक है वो हमारे स्पीकर अय्यर साहब जो प्रिंसिपल है उन्होंने बताया था कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है और हम उसके और ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ऐसा ही एक और सीरियस प्रॉब्लम है गुजरात में। इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी है और सही भी है, गुजरात का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ लेबर लॉज और लेबर राइट्स, मजदूर कानून और मजदूर के अधिकार की जो बात है वो कोई नहीं करता है। यहाँ पे मजदूर कानून की बात करना और मजदूर अधिकार की बात करना मतलब दिन में सपने देखने जैसी बात है। तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने पहले भी कोरोना के टाइम पे एक ऑर्डिनेंस निकाला था। पता नहीं कोरोना में क्या क्राइसिस लगा था गवर्नमेंट को, तो ये लेबर लॉज को बदलते हुए हम सब जानते हैं 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा रिक्रिएशन, मे डे की जो लड़ाई पूरी दुनिया में मानी गई और सब गवर्नमेंट को, सब देशों को ये बात को मानना पड़ा। कानून भी बनाए गए कि 8 घंटा एक इंसान काम कर सकते हैं, उसमें उनको ब्रेक भी होता है, लंच ब्रेक होता है, थोड़ा आराम का ब्रेक होता है, उसके साथ 8 घंटा काम इंसान कर सकता है। कोरोना के टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट ने उसको 12 घंटे करने की कोशिश की थी और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का अलाउ किया था। वो कोरोना के टाइम पे तो उसको चैलेंज भी किया गया था, पर कोर्ट में क्या बात हुआ और वो स्क्वॉश हो गया था। फिर गवर्नमेंट समझ गई तो कानून नहीं लाई और ऑर्डिनेंस डेड हो गया। हम जानते हैं ऑर्डिनेंस तब लाते हैं कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तब। अभी गुजरात गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस फिर से लाई है, उसको फैक्टरीज गुजरात अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बोल रहे हैं 2025। क्या फिर से वही कहानी है कि 12 घंटा काम होगा, 12 घंटा काम करना पड़ेगा। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कन्वेंशन है, कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम सब ने माना है, हमारे गवर्नमेंट ने भी, गुजरात गवर्नमेंट और इन भारत की सरकार ने, कि 8 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं करवा सकते। अगर करवाना पड़े तो ओवर टाइम और बहुत सारी फैसिलिटी देना होगा वर्कर को ताकि वो काम कर पाए। अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बोला कि ऑर्डिनेंस निकाला और ये 12 घंटा काम का कर दिया और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट, और उसमें लिखा है ये कंडीशन होगा वो कंडीशन होगा तब नाइट शिफ्ट करवा पाएंगे, रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, बहुत सारे उसके प्रोविजन है। पर ऐसा हमारे देश में और हमारे राज्य में हो सकता है? हम हर रोज इतने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं गुजरात में, एक भी दिन खाली नहीं है कि वहाँ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में इंसानों की जान नहीं जाती है। एक भी दिन गुजरात में ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं के साथ अन्याय और उनका शोषण की कहानी बाहर नहीं आई है। वो परिस्थिति में ये ऑर्डिनेंस लाने की जल्दबाजी, हम सब जानते हैं देश के लेबर लॉज को बदले गए हैं, उसको 4 कोड में सम्मिलित किया गया है और उसके खिलाफ अभी 9 जुलाई का स्ट्राइक हुआ था, ऑल इंडिया स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक था और पूरे देश में उसको रिस्पॉन्स मिला था। ऑल ओवर द कंट्री सब यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लेबर कोड को सेंट्रल गवर्नमेंट लागू नहीं कर पा रही है। तो अभी डबल इंजन की जो सरकारें हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है आपके राज्य में लागू कर दो। आपको याद होगा एक कृषि कानून के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, कृषि कानून भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लागू कर पाई तो स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ डबल इंजन की सरकार थी, उनको बोलो कि आप इंजन दौड़ाओ और लोगों को कुचल डालो। तो ये कृषि कानून के लिए जो हुआ था आज लेबर लॉज के लिए भी हो रहा है। जो लेबर कोड नए बनाए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं हो पा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल कर रहे हैं कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो दूसरे रास्ते से। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है, क्यों अचानक लाया गया, उसका क्या होगा असर, और उसके बारे में आज हमारे वक्ता है महेंद्र भाई जेठमलानी। मैं थोड़ा लाइटर वे में बोलूं कि हमारे बहुत बड़े फेमस एडवोकेट राम जेठमलानी जी थे। काफी लोग आज मैसेज भी ऐसा समझे कि उनके बेटे बोलने के लिए उनका नाम भी महेश भाई है,
तो काफी लोग मुझे पूछे कि महेश भाई बोलने आ रहे हैं। मैं बोली महेश भाई को लेबर लॉज के साथ क्या है, वो नहीं, महेंद्र भाई है, ये तो हमारे गुजरात के हैं। और महेंद्र भाई जेठमलानी गुजरात में बजट के एनालिसिस में उनका एक्सपर्टाइज है। आज तक हमने बजट के डिस्कशन को जो सुने थे पहले, और महेंद्र भी आए और जो बदल गया सिनारियो, उसमें बजट का एनालिसिस कौन करते थे? हमारे व्यापारी महामंडल करते थे, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन वाले करते थे, या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वाले करते थे। पर महेंद्र भाई जो एनालिसिस करते हैं उसमें सोशल सेक्टर पे फोकस होता है। बजट हकीकत में होना किसके लिए हो? लोगों के लिए। और उनका एनालिसिस का जो अप्रोच है, वो जो दृष्टिकोण है, उन्होंने बजट एनालिसिस का दृष्टिकोण को बदल डाला। तो महेंद्र भाई बहुत ही जाने माने हमारे बजट एनालिस्ट है। बहुत काम में थे, फिर मैंने बोला कि नहीं, आपको आना होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस ऐसा अचानक लाया गया है और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी अलाउ कर दिया है। तो अभी क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में उनका अच्छा स्टडी है। तो आज महेंद्र भाई जेठमलानी हमें बताएंगे गुजरात फैक्ट्रीज को लेके जो अमेंडमेंट लाए हैं ऑर्डिनेंस के रूप में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे महेंद्र भाई जेठमलानी। नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं आज जो खास बात करने वाला हूँ, जो गुजरात सरकार ने फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो ऑर्डिनेंस लाके फेरबदल या चेंजेस करना चाहती है, तो उसमें क्या एक तो प्रोविजंस है और उसका क्या जो है दूरगामी संभावित असर हो सकते हैं। आज के अगर हम एनालिसिस करें तो क्या उसका असर पड़ेगा, उसके बारे में बात करूँगा। तो मुख्य बात यही है कि ये ऑर्डिनेंस लाने के लिए कि इनको जो है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि अच्छी तरह से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अच्छी तरह से काम कर सके, और उनको इस तरह से कायदा के अंदर चेंज किया जाए कि उनको ज़्यादा जो है फैसिलिटी या लिबर्टी मिले, वो बात की गई है। और साथ में इसके अंदर ये भी है कि पहले जैसे महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में जो है काम करने का वो नहीं था परमिशन, तो उस ये ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है उसको भी जो है लिबरल करके महिलाओं को काम करने के लिए जो है परमिशन दी गई है। उसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई है, वो शर्तें के बारे में सर क्या कंडीशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मुख्यतः इस ऑर्डिनेंस के अंदर ये है कि ये अलग अलग स्टेक होल्डर, अगर हम माने कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक स्टेक होल्डर है, काम करने वाले हैं वो एक दूसरा स्टेक होल्डर है, या जो ट्रेड यूनियन है जो मजदूरों के अधिकारों के रक्षण की बात करते हैं वो एक और स्टेक होल्डर है। और दूसरी तरफ से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी गवर्नमेंट का जो अपरेटिस है, अलग अलग गवर्नमेंट की जो संस्था है, लेबर डिपार्टमेंट है या अन्य विभाग है, उनका क्या रोल है इसके अंदर, किस तरह से वो कर सकते हैं, तो उस तरह से उसको देखना होगा। तो इसके अंदर ये है कि बहुत सारे जैसे इंडस्ट्री ने जो है इस जो ऑर्डिनेंस लाया ये सरकार ने, उसका स्वागत किया है, क्योंकि उनको बहुत सारी जो है उनके अनुसार लिबर्टी चाहिए थी वो मिल रही है इसके अंदर। वर्कर्स के लिए जो है ओवर टाइम बढ़ाने की बात है, तो जो वर्कर्स जिनको ओवर टाइम ज़्यादा करके पैसा कमाना है, मेहनत करके जो कमाना है, तो उनको लिए भी अच्छा है कि चलो भाई आपको ओवर टाइम की लिमिट का अवधि है। लेकिन इसके अंदर एक शर्त रखी गई है कि दूसरा ये भी है कि पहले जैसे 9 घंटे काम कर सकते थे, अब सरकार ने कहा है कि अगर कोई 12 घंटा काम करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसमें मजदूर की या कामगार की जो है कंसर्न रिटर्न होनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा कम समय के अंदर। लेकिन एक जो मुख्य मूल जो कंडीशन है पहले पुराने एक्ट के अंदर, जो ऑर्डिनेंस के पहले फैक्ट्री एक्ट के अंदर, कि आप कोई भी कामगार होगा वो वीक में 48 घंटे ही काम कर सकता है। तो उसको इस नए जो ऑर्डिनेंस है उसको इंटैक्ट रखा है, उसमें वो छूट छाट नहीं दी गई। मान लीजिए आपको 12 घंटे काम करने हैं, तो आप 4 दिन 12 घंटे काम कर लीजिए, तो आपका वो वीकली जो है वो पूरा हो गया। आप 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। 48 घंटे से ज़्यादा काम करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो वो एक जो है 48 घंटे वाली जो लिमिट है वो रखी गई है। तो इसके अंदर जो है देखा जाए तो अलग अलग लोग जो है इसको अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ये कहे कि भाई 48 घंटे ही मुझे काम करने हैं, मैं वीक में 4 दिन काम करता हूँ, मेरा वीक वहाँ पूरा हो गया, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसकी नौकरी तो पक्की है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं नए ऑर्डिनेंस के अनुसार, पहले जो नहीं था। अगर वो 48 घंटे से भी ज़्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलेगा। अब सवाल ये है कि
ये रियली होता है कि नहीं। जैसे आज के दिन में जितने भी प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, तो 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो क्या उनको ओवर टाइम मिल रहा है, या वो मांगे तो उनको मिल रहा है कि नहीं, वो क्या है। तो जो ट्रेड यूनियन में काम कर रहे जो वर्कर्स है उनको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से होता है। लेकिन ये एक्ट ऑर्डिनेंस के अंदर इस तरह से जो है प्रावधान किए गए हैं। तो मूलतः अगर हम देखे जाए तो इसमें बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटीज है तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी भी है। मान लीजिए अगर कोई महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम पे रखता है तो जो 16 कंडीशन रखी गई है तो उसकी आपकी जवाबदेही भी, जो एम्प्लॉयर है या मैनेजमेंट है उसकी वो जवाबदेही भी बन जाती है कि आपको इतनी शर्तों का पालन करना होगा। तो ये ऑर्डिनेंस के अंदर अभी दिखाई देता है कि ये कंडीशन रखी है उनके अधिकारों को, उनके सेफ्टी को सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन जब क्या ये एक्चुअली इस तरह से होगा कि नहीं, वो फिर अलग बात, एनालिसिस की बात है। या जब ये इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई जाएगा, अगर वो करता है कि नहीं, तो फिर उसके बाद में जो है उसका ऑडिट किस तरह से होगा। मान लीजिए 16 शर्तें जो रखी गई हैं तो वो 16 शर्तों का जो है पालन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कोई कंप्लेंट करने के लिए महिला आगे आएगी कि नहीं, क्या होगा सिस्टम। तो इसमें ये सब देखना होगा कि आप कितना जो है ये ऑर्डिनेंस के थ्रू जो भी नया लाने जा रहे हो तो कितना लोगों का एजुकेशन होगा, जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे उसका कितना एजुकेशन। एक बात है चलो मुझे मुझे अधिकार के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन एम्पावरमेंट एक उससे भी आगे जाता है कि अगर उस अधिकार का भंग होता है तो मैं इतना एम्पावर्ड हूँ कि मैं आगे फरियाद करता हूँ, तो वो होगा कि नहीं, वो तो समय ही बताएगा कि आगे किस तरह से होगा। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें जो मैनेजमेंट है या फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर आपको अपना एफिशिएंसी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम आपको ये लेबर लॉस के अंदर, प्रैक्टिस एक्ट के अंदर जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू इतने चेंजेस करके दे रहे हैं कि जैसे पहले 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते तो आप 12 घंटे तक ले सकते हो, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे इतने काम किसी से भी ले सकते हो अगर उसकी मंजूरी है, तो अगर ब्रेकिंग कंटेस्ट है तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना के दी है कि चलो हम आपके लिए इतना लिबरल कहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि क्या सभी इंडस्ट्री जो है 12 घंटे का शिफ्ट करेंगे? नहीं, जहाँ पे डिमांड होगा, जहाँ आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए कम समय के अंदर, वही लोग जो है करेंगे। जहाँ उनको मान लीजिए सीजनल काम आता है तो आपको प्रोडक्शन को पहुँचने के लिए जो है आप वो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी वो कितना वायबल होगा, पॉसिबल होगा, वो वाली बात है। लेकिन इसके अंदर एक जो दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए अभी कोई इंडस्ट्री 3 शिफ्ट में चल रही है 8-8 घंटे, अगर वो कामदार ऐसे कहे कि भाई हमको ओवर टाइम करना है, 12 घंटे की कर दी, तो फिर 2 शिफ्ट हो जाएगी 12-12 घंटे की, तो एक शिफ्ट चली जाएगी। तो इसमें जो समस्याएं खड़ी होगी वो बाद में मालूम पड़ेगा कि कितनी समस्या होती है अगर इस तरह से कोई करने जा रहा है। तो इसके अंदर ये थोड़े जो है ग्रे एरियाज दिखाई देती है कि क्या अगर इस तरह से होगा तो फिर क्या जॉब लॉस होगा कि क्या होगा इसके अंदर। तो वो वाली बात जो है अभी ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो, अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर। तो वो वाली बात है। तो मूल तो ये है कि इसकी अगर डिमांड होगी तो ही जो है 12 घंटे वाली या ओवर टाइम करने दिया जाएगा लोगों को। और ओवर टाइम करने, मान लीजिए किसी को ओवर टाइम करने भी दिया जा रहा है, तो सवाल ये है कि कोई 12 घंटा या 10 घंटा करेगा तो उसकी एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो जो है क्वालिटी वर्क नहीं कर सका। क्योंकि काम करने के लिए आप किसी भी इंसान की काम करने की जो है 3-4 घंटे आपने अच्छी तरह से काम किया, फिर जैसे जैसे आप अपना टाइमिंग बढ़ाते जाओगे तो आपको वो थकान होगी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, तो फिर वो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है इफेक्ट होगी। तो फिर उसके अंदर जो है ये भी अलग से मुद्दे निकलेंगे इसके अंदर कि अगर आप किसी से ज़्यादा काम कराओ और उसकी क्वालिटी बिगड़े तो फिर उसका जो है संबंध जो होगा, रिलेशनशिप होगा, वो किस तरह से असर होगा, वो भी इसके अंदर बातें होगी। तो बाहर से भले हमको ये दिखाई देता है कि भाई चलो 12 घंटे की छूट दी, लेकिन 12 घंटे कौन बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन वे में काम कर सकेगा। तो वो भी जो है मैनेजमेंट सोचेगा कि अगर हम किसी को 12 घंटे काम कराए तो वो क्या पहले 2 घंटे 3 घंटे में जो एफिशिएंसी होती है वो क्या 9 में 10 में 11 घंटे में वो एफिशिएंसी रहेगी ही क्या। तो विदाउट ब्रेक, जैसे पहले 5 घंटे आप जो है विदाउट ब्रेक काम कर सकते थे, ऑर्डिनेंस में आपको कहा गया है कि 6 घंटे आप कर सकते हैं, तो फिर वो एफिशिएंसी और क्वालिटी और फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा कि नहीं, वो भी इसके अंदर जो है दिखाई देता है। तो मूलतः जो है, जो हम अभी ये सोच रहे हैं कि भाई ये चेंजेस किए हैं, लेकिन वो कितने प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि
कोई 12 घंटा काम कराना चाहेगा तो फिर वो क्वालिटी वर्क भी देखेगा। तो फिर अगर उसको लगेगा कि क्वालिटी वर्क मुझे नहीं मिलने वाला है तो वो शायद उस पर दोबारा विचार करेगा कि मैं इस तरह से किसी को काम करने दूँ या नहीं। तो ये अभी जो कायदे में जो ना था उसमें हाँ करके दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया कि भाई आपको करना है तो आप ये कर सकते हो। तो रेगुलेशन भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर जो है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी जो मैनेजमेंट है उसके लिए ये बनती है। तो इस तरह के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या एनवायरनमेंट है वो अच्छी करने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कम समय आपके कम दिनों में ज़्यादा काम करने के लिए जो है इसमें जो कायदों जो भी रूल्स है उसमें लिबरल करने की बात की गई है इसके अंदर। तो ये एक मैनेजमेंट की तरफ से देखे तो उनके लिए ये अच्छा है अगर कोई इस मोड में जाना चाहता है तो। लेकिन उसकी जवाबदारी बढ़ती है, कंप्लायंस बढ़ेगा वो सब करने में। तो ये होता है कि नहीं वो तो बाद में मालूम पड़ेगा कि किस तरह से होगा। तो ये एक मैनेजमेंट तरफ की बात है। तो इसके अंदर जो मूल चेंजेस करने में आए हैं तो एक तो ये है कि आप 9 से 12 घंटे काम कर सकते थे। पहले जो 9 घंटे ही सब कर सकते थे वो 12 घंटे आप काम कर सकते हो, वो एक बात है। फिर जो है ओवर टाइम जो पहले था कि 75 आवर्स आप 3 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर 75 आवर्स ओवर टाइम कर सकते थे। अभी इसको 125 घंटे करने की बात है। तो अगर कोई ज़्यादा ओवर टाइम, सभी लोग मान लीजिए कि ओवर टाइम के मोड में चले जाते हैं तो फिर आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो लोग वेटिंग में बैठे हैं तो वो ओवर टाइम ज़्यादा तक लोग करेंगे तो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, जिसको ओवर टाइम से ज़्यादा कमाने को मिलेगा वो तो बोलेगा कि मेरे लिए तो ये अच्छा है। लेकिन ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये एक संभावित जो है असर इसके अंदर हो सकती है। और दूसरा एक जो है बात देखी गई है कि भाई ओवर टाइम करने के बाद जो है कि किस तरह से आप ओवर टाइम का वो रेगुलेशन होगा। ऐसे भी है क्योंकि अल्टीमेटली आपको ओवर टाइम के अंदर जो है 48 आवर्स की तो वो लिमिट है, वो तो देखना ही पड़ेगा। तो जिनको ज़्यादा प्रोडक्शन कराना होगा तो वो शायद जो है ओवर टाइम कराने, अगर उसको नए लोग नहीं रखने हैं, क्योंकि नए लोग रखने में आप उनको फिर ट्रेन करो ये करो, और आपके पास अभी मान लीजिए जो काम लोग कर रहे हैं तो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो उनसे ओवर टाइम कराना जो है वो मैनेजमेंट के लिए अच्छा रहेगा कि भाई मुझे ट्रेनिंग के लिए कोई ज़्यादा इनपुट नहीं देना है। नंबर 2, कंप्लायंस वाली बात आ जाएगी कि अगर आप नए लोग रखते हो तो फिर आपका जो ईपीएफ में और ये जो है जो है सोशल सिक्योरिटी का नॉर्म है वो भी आपके ऊपर आ जाएगा। ओवर टाइम पे वो नहीं आएगा, लेकिन नए को रखोगे तो वो भी आ जाएगा। तो वो भी मैनेजमेंट सोचेगी कि किस तरह से इसके अंदर किया जा सकता है। तो वो जो है ये पॉसिबली इश्यू होंगे इसके अंदर। तो एक बात इस जो एनालिसिस करने से ये निकल के आती है कि ये पॉसिबल इश्यू होंगे। तो इससे एम्प्लॉयमेंट पे असर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए इतनी सारी डिमांड आ जाए इंडस्ट्री के अंदर तो आप ओवर टाइम भी करो और न्यू रिक्रूटमेंट भी करो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी हो सकता है। तो ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। और क्योंकि ओवरऑल क्या इकोनॉमी रहेगी देश के अंदर, स्टेट के अंदर, देश के अंदर क्या हो सकता है उसके अंदर, वो उसके बहुत सारे उसके फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। क्योंकि आप ज़्यादा काम कभी ओवर टाइम कराओगे जब आपके पास इस तरह से मार्केट में डिमांड होगा तो आप प्रोडक्शन कराओगे। वो डिमांड है कि नहीं, जो अभी जो जिस तरह से ज़्यादातर फैक्ट्रीज काम कर रही है वो अपनी ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रही है, उनको डिमांड जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रोडक्शन से, तो वो ओवर टाइम में नहीं जाएंगे। अब मूल बात एक है कि कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो है जिनकी बहुत डिमांड हो तो उसमें ओवर टाइम या नाइट शिफ्ट वाली जो बात आती है महिलाओं के लिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो है महिलाओं का काम ज़्यादा है, या इस तरह से जो इंडस्ट्रीज है तो वहाँ आपका बहुत सारा डिमांड होगा तो आप जो है महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए परमिशन देगा कि भाई प्रोडक्शन होगा इस तरह। तो अगर इस तरह से संजोग या वायबिलिटी बनती है तो वहाँ पे इस तरह का जो है काम कर सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है इसके अंदर। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि आप अचानक जो है दिन में काम कर रहे हो और आप नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू कर दो तो आपके हेल्थ के ऊपर उसके असर पड़ेंगे। इनिशियल फेज के अंदर वो जो है हेल्थ के ऊपर आपको असर पड़ेगा। तो बहुत सारे इस तरह से स्टडीज हो चुके हैं कि जिसमें ऐसे पाया गया है कि जो लोग जो रेगुलर शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में जाते हैं ओवर टाइम करने के लिए या इस तरह से, तो उनके हेल्थ के ऊपर बहुत सारे जो है असर पड़ते हैं। तो एक ये भी आता है कि आपके फैमिली और सोशल रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। मान लीजिए आप नाइट में
काम करोगे तो जब दूसरे दिन छुट्टी हो वापस घर आओगे तो फिर आप दिन को सोना पड़ेगा आपको। तो फिर आपके जो सोशल रिलेशन होगा, जो घर के काम होंगे, तो उसके अंदर भी जो है आपको ये इम्पैक्ट पड़ेगा इसके अंदर। तो वो भी एक जो है समझ में आता है कि ये अगर अगर चेंज कोई भी लाएगा इंडस्ट्री तो उसके ऊपर ये असर हो संभवित जो है असर हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये मुख्यतः जो है बातें की गई है। अब मान लीजिए कि महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं के लिए जो कंडीशंस रखी गई है कि भाई 10 महिलाएं मिनिमम जो है ओवर टाइम में 10 महिलाएं मिनिमम होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि मान लीजिए कहीं 8 महिलाएं काम करने के लिए ओवर टाइम शिफ्ट में आने के लिए काम करने के लिए कंसर्न देती है, तो फिर वो 10 का कंडीशन है तो वो 10 होंगी तो ही करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो वाली बात है। फिर जो 16 कंडीशंस रखी गई है इसके अंदर जो है आपको सीसीटीवी लगाना है, फिर महिलाओं को आपको घर से ले आना है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देनी है, वो वापस छोड़ के आना है, तो उसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात है। फिर उसके अंदर जो दूसरी मेन बात है कि वो ड्राइवर्स का जो है वो उनका फ़ोन नंबर लेना होगा, उनका जो है स्क्रूटनी की जाएगी कि वो जो है इस तरह का काम कर सकेगा कि नहीं। फिर एक बात ये भी की गई है कि कहीं भी जब भी इस तरह का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी महिलाओं को दी जाएगी तो महिला जो है ऐसी रूट पसंद करना होगा कि आप पहले महिला को नहीं ले सकते और लास्ट में महिला को छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से आप जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोगे तो कितने फैक्ट्रीज वाले जो है इस तरह का जो है वो रूटीन और शेड्यूल और रूट बनाएंगे और जाके ये सब जो है जो कंडीशंस है वो पूरी हो सके इसके अंदर। और फिर जो है मान लीजिए एक मुद्दा ये भी आ सकते हैं, किसी महिला को मान लीजिए 2 साल का बच्चा है तो फिर आप वहाँ क्रैश फैसिलिटी देंगे क्या, क्या करेंगे इस तरह से, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा तो उसके साथ ही आएगा महिला के साथ। जैसे अभी भी जो वहाँ जो 1 साल का बच्चा होता है इस तरह से तो महिलाएं अपने काम के जगह पे जो है स्थल पे बच्चों को ले जाती है और जो मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयर है वो क्रैश फैसिलिटी जो है इस तरह का प्रोवाइड करता है। तो नाइट शिफ्ट में अगर इस तरह से होगा तो वो क्रैश फैसिलिटी होगी कि क्या। और मान लीजिए अगर बच्चा कोई नाइट शिफ्ट में माँ के साथ जाता है, क्रैश फैसिलिटी जाते में भी जाते हैं, तो बच्चे के आरोग्य या उसके ग्रोथ ऊपर पे कोई असर पड़ सकता है। इस तरह के बहुत सारे स्टडीज होंगे अगर जो है तो वो भी जो है चैलेंज आएगा इसके अंदर कि भाई अगर इस तरह का कोई होगा जहाँ महिलाओं को छोटे बच्चे होंगे और वो काम के स्तर पे लेके आएंगी तो फिर उन बच्चों के ऊपर भी कोई हेल्थ का असर या उनकी नींद नहीं पूरी हुई तो क्या बिहेवियर चेंज आएगा कि नहीं, तो वो भी जो है तो इस तरह से क्या मैनेजमेंट ये सब मुद्दे भी देखेगा इसके अंदर। कंडीशन तो 16 लगा दी सरकार ने, बहुत अच्छी बात है कि उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सेफ गार्ड के लिए ये 16 कंडीशन रखी है, तो उसका पालन होना चाहिए इस तरह से। या उसके अंदर ये वो जो बच्चों वाली बात है वो है। फिर उनके अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करोगे तो आपके मैंने जैसे कहा कि हेल्थ के ऊपर या सोशल रिलेशन के ऊपर असर पड़ेगा, तो वो उसके लिए क्या अभी समाज तैयार है इस तरह के। तो वो भी एक जो है एक चैलेंज जैसे दिखाई देता है इसके अंदर। तो ये इंडस्ट्री को या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या ईज ऑफ डूइंग के लिए तो ठीक है आपने ये जो है लीगल चेंजेस कर दिए इसके अंदर, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो भी समस्याएं आएंगी, समस्या या चैलेंजेस आएंगे, तो उसको किस तरह से मैकेनिज्म होगा, किस तरह से रिजोल्व किया जाएगा। मान लीजिए कोई अगर 9 या 10 घंटे की शिफ्ट ओवर टाइम वाली शिफ्ट में काम करना चाहता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसको घर में काम करना है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री या काम का जो स्थल वर्किंग प्लेस होगा हो सकता है उसके घर से 1-2 घंटे के दूरी पे हो, अंतर पे हो, तो वो 1-2 घंटे वहाँ पे जाएगा, फिर 10 घंटे काम करेगा, फिर 1-2 घंटे उसको वापस घर में आने के लिए होगा। तो फिर इस तरह से अगर 10 घंटे की भी शिफ्ट करता है तो वो 13 या 14 घंटे वापस जो घर पे पहुँचने वाली बात होगी तो वो 13-14 घंटे के बाद जो है वो कामगार जो है घर पे पहुँचेगा। तो उसमें जो ये सारे भी जो है चैलेंजेस आएंगे। अगर मान लीजिए कामगार के लिए किसी कह दिया कि भाई आप 10 घंटे या 11 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन वो ये भी कैलकुलेट करेगा ना कि अगर मुझे 1 घंटा घर से वर्किंग प्लेस पे जाने पे लगता है, 1 घंटा वापस जाएगा तो मैं 10 घंटे काम करूंगा, तो टोटल में 12 घंटे जो है रहूंगा घर से बाहर। तो वो भी जो है ट्रांसपोर्ट वाला जो भी है वो भी एक चैलेंजेस वाला भी जो है वो भी इसके अंदर दिखाई देता है।
तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन, जब अगर इस तरह से कोई फैक्ट्री अगर वो करती है तो उसके अंदर जो ये है चैलेंजेस, उसके अंदर ये संभवित दिखाई देते हैं कि ये हो सकती है। और जैसे ज़्यादा काम करोगे तो वो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको भी डिस्टर्ब होगा। तो वो भी एक जो है वो है। और मान लीजिए इतना ओवर टाइम देने के लिए परमिशन भी दे ली, तो मैनेजमेंट को लिए अगर कोई रखना भी चाहे तो उसको फिर इतना काम भी ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को। तो वो भी एक जो है, तो वो बात वहीं आ गई कि अगर आपके पास डिमांड होगा प्रोडक्शन करने के लिए तभी आप जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ये सब आप करोगे इस तरह से। तो ये जो है बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे संभवित लग रहा है कि इस तरह से ही होगा इसके अंदर। और दूसरा जो है ओवर टाइम वाली बात है, तो फिर उसका जो रेगुलेशन पार्ट है कि भाई अगर कोई ने किसी ने काम किया एक्ट के अंदर, तो ऑर्डिनेंस के अंदर तो किया है, लिखा है तो भाई आपका अगर 48 घंटे से ज़्यादा एक वीक में आपने काम किए तो आपको ओवर टाइम डबल वेजेस के अनुसार मिलेगा। तो उसका जो है रेगुलेशन है वो अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि जैसे 12 घंटे वाली बात है या महिलाओं को नाइट शिफ्ट में वाली बात है, तो वो उसमें अच्छी बात है कि भैया कंसेंट लेनी है इन राइटिंग जो है, लेकिन वो कंसेंट वो कितनी वॉलेंट्री होगी कितनी इनवॉलेंट्री होगी, वो भी जो है इसके अंदर जो है एक संभवित जो लग रहा है कि भाई मान लीजिए कोई नौकरी बचाने के लिए कंसेंट दे देता है, तो बाद में जो है कुछ भी अगर एक्सीडेंट या कुछ होता है तो वो मैनेजमेंट यही कहेगा कि भाई आपने तो इन राइटिंग दिया है कंसेंट। तो वो भी एक इसके अंदर जो है एक पोटेंशियल मुद्दा दिखाई देता है कि वो कितना वॉलेंट्री होगा कितना इनवॉलेंट्री होगा। तो मोटे तौर पे जो कहने की बात है कि ये सारे जो है इसके अंदर इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो मान लीजिए आप ये इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट है या इंडस्ट्री है या वर्कर है या लेबर डिपार्टमेंट है वो ही जो है इसके अंदर जो है स्टेक होल्डर है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर है जो इम्प्लीमेंट करने में, जिनको फैसिलिटेट करने में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए नाइट शिफ्ट के अंदर जो आप महिलाओं की बात कर रहे हो, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की बात आती है। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो है, मान लीजिए कोई ऐसा बोलता है कि मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो फिर वो ऊबर है या अपने व्हीकल पे आएगा तो वो ट्रांसपोर्ट है। सिक्योरिटी की बात इन्वॉल्व है, नाइट शिफ्ट वाली बात है, तो उसमें जो है जो पुलिस डिपार्टमेंट का रोल आता है उनका भी वो आ जाता है। फिर जो है ट्रैफिक है या आरटीओ वाले हैं, उनको परमिशन है कि नहीं रात में वो चलाने के लिए, जो वो सब उसके अंदर भी आ जाता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी रोल आता है कि भाई जब आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये जो है आपने एक्ट के अंदर लेबर डिपार्टमेंट ने चेंज किया है, तो वो किस तरह से इसमें एक फैसिलिटेटिंग रोल अदा कर सकते हैं कि ताकि जो है किसी को भी जो है नुकसान ना हो। उसका नुकसान यानी सभी जो इस कायदे के अंदर ऑर्डिनेंस के अंदर जो बातें की गई है तो उसका अच्छी तरह से पालन हो, तो उस पालन करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट का भी रोल इसके अंदर आ जाए। तो इसके अंदर जैसे ट्रेड यूनियन या सिविल सोसाइटी या फेमिनिस्ट ग्रुप का भी रोल आएगा। मान लीजिए कहीं महिला के संदर्भ में कुछ वायलेशन होता है तो फिर वो फरियाद लेती है, कंप्लेंट का रेजुलेशन होता है कि नहीं, ग्रीवेंस है तो उसका रिड्रेसल क्या होगा। फिर ये सब जो इसके अंदर जो 16 कंडीशन रखी गई है तो उसका ऑडिट कौन करेगा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति ट्रेड यूनियन या फेमिनिस्ट ग्रुप ऑडिट करने जाएगा तो उसको ऑडिट करने की जो है परमिशन या कितना फैसिलिटेट करेंगी मैनेजमेंट के भाई 16 कंडीशन की हमने सीसीटीवी लगा दी पूरे फैक्ट्री के अंदर, हमारा ट्रांसपोर्ट उनको घर से ले आता है घर पे छोड़ आता है, उनकी वर्क प्लेस पे पूरी सिक्योरिटी है इस तरह से। तो वो इनिशियली जो होगा वो जो है फैसिलिटेट करना होगा इस तरह के अंदर। तो ये जो है मोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर जो है ये दिखाई देती है कि अगर ऑर्डिनेंस का कोई फैक्ट्री या कामदार उसको इम्प्लीमेंट या उसमें प्रोसेस में पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो अगर ये संभवित जो चैलेंजेस है उसको किस तरह से रिजोल्व किया जाएगा, तो मोटे तौर पे ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये इंडस्ट्री को भी सोचना होगा, वर्कर को भी सोचना होगा, ट्रेड यूनियन को भी सोचना होगा, जो इसको इम्प्लीमेंटिंग कराने वाला है जो भी अपरेटस है उसको भी देखना होगा कि किस कंप्लेंट अगर आती है तो उसका रिजोल्व किस तरह से किया जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं कि अब 9 घंटे से 12 घंटे वाली बात है कि भाई वो जो है वो तो वॉलंटरी है, तो कोई फर्जियत नहीं है
कि भाई सबको 9 घंटे से या 8 घंटे से 12 घंटा काम करना होगा, वो तो इन राइटिंग है। अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ओवर टाइम उनके लागू पड़ जाएगा इस तरह से। लेकिन कोई अगर 12 घंटे काम करने जा रहा है तो उसके जो हेल्थ के ऊपर और सोशल लाइफ ऊपर और पर्सनल लाइफ पे जो असर होगा, तो वो भी उसको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मुझे, वो किसी की भी ऐसे देखा जाए, आईएलओ ने इसीलिए ही है 8 घंटे का ही रखा था कि भाई 8 घंटे ही जो है अच्छी तरह से कोई भी होगा काम कर सकेगा। जहाँ आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना होगा, मान लीजिए मशीन के साथ काम करना होगा, या आपको बहुत ही, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है तो वो बहुत ही फोकस आंखों के साथ जो है आपके जो हाथ के अंदर है वो काम करना होगा इस तरह से। तो अच्छी तरह से वो काम करने के लिए आप 8 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आप कोई ज़्यादा घंटे जाओगे तो आपके आपके आरोग्य के ऊपर जो है उसकी असर पड़ेगी। तो वो आरोग्य की असर पड़ेगी तो लॉन्ग टर्म के अंदर ठीक है, कम समय में आप जो है ओवर टाइम ज़्यादा कमा लेंगे इस तरह से। लेकिन लंबे समय में मान लीजिए आपके आरोग्य हेल्थ पे अगर असर पड़ती है तो आपकी वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो वो भी इसके अंदर मुद्दे जो कामगार को सोचने वाले हैं। इनिशियली आप कर सकते हो इस तरह से, लेकिन आपका उम्र बड़ा हो गया तो वो वाली बात है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताई कि अगर 3 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट हो गई ओवर टाइम के कारण, तो जो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला होगा वो नहीं हो सकेगा इसके अंदर, क्योंकि फिर मैनेजमेंट यही सोचेगा कि भाई हम ओवर टाइम करा के 2 शिफ्ट से ही चला रहे थे। तो उसमें उनके लिए भी एक अच्छी परिस्थिति ये है कि भाई आपको नया नहीं लाना पड़ेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी जो है वो नए पे नहीं देनी पड़ेगी। ओवर टाइम में सोशल आपका ओवर टाइम ही मिल रहा है, उसमें कोई वो सोशल सिक्योरिटी का जो है इजाफा नहीं होता है इसके अंदर। तो ये भी जो है मुद्दे इसके अंदर दिखाई देते हैं कि अगर इस तरह से हुआ, क्योंकि ये कर्नाटका में इस तरह से हुआ है, कुछ स्टडीज किया गया तो बहुत सारे जो है ओवर टाइम ज़्यादा करने के लिए या शिफ्ट कम कर दी गई तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो है लूज हो गए, इसमें जो है वो चली गई इसके अंदर। तो वो भी इसके अंदर जो है पोटेंशियल चैलेंज दिखाई सकता है कि क्या इस तरह से होगा तो फिर हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, कुछ लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इस तरह से ये हो सकता है इसके अंदर मोटे तौर पे ये जो है, क्योंकि ये फैक्ट्री एक्ट है तो ज़्यादातर जो है संगठित क्षेत्र को ही असर कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या असंगठित क्षेत्र पे भी कुछ असर कर सकता है। तो मान लीजिए जहाँ जहाँ आप फैक्ट्रीज के अंदर असंगठित क्षेत्र का काम करा रहा है तो उस पर भी थोड़ा प्रेशर आएगा कि भाई 12 घंटे काम करो, लेकिन उसमें ज़्यादा वेजेस ओवर टाइम का तो होगा नहीं असंगठित क्षेत्र में। और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादातर आजकल जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा पीस रेट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। वो इतना काम कर लो इतना मिल जाएगा, आप 5 घंटे में करो या 10 घंटे में करो, तो इस तरह। तो इसमें जो स्किल वर्कर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम और या सेल्फ एम्प्लॉयड है, मान लीजिए प्लम्बर है, तो वो पीस रेट ऊपर के काम करता है कि भाई ये काम करने के 200 रुपया 150 रुपया लेगा, तो उस पर कोई वो जो है कोई लेबर लॉस या वो जो है उसका प्रोविजन जो है कुछ भी नहीं होता। पर जो मान लीजिए इंडस्ट्रियल वर्कर है, जैसे कंस्ट्रक्शन में कड़िया काम कर रहे हैं लोग, तो उनका तो फिर नंबर ऑफ आवर्स जो है वो फिक्स ही है कि इतने आप घंटे काम कर सकते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में उसमें ये जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है इस तरह से। और दूसरा ये भी है कि मान लीजिए आजकल ज़्यादा जो लोग होम बेस्ड वर्कर है, होम बेस्ड वर्क घर से काम कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, या किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया कि ये पापड़ बना दो ये, तो वो उसमें भी 12 घंटे लोग काम कर रहे हैं, तो पीस रेट के अंदर ही है। तो उस हिसाब से ये ऑर्डिनेंस के अंदर जो है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट के लिए ही है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए भी इस तरह से कुछ होना चाहिए कि उसका रेगुलेशन इस तरह से है। जैसे ये एक ऑर्डिनेंस कह रहा है, एनालिसिस कह रहा है कि भाई बहुत सारा जो फैक्ट्रीज के अंदर अनरेगुलेटेड है वो रेगुलेटेड हो जाए। क्योंकि पहले जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा काम करा, 8 9 10 घंटे काम करा रहे तो वो अनरेगुलेटेड था इस तरह से। लेकिन अभी आप रेगुलेटेड वे में काम करा सकते हैं, लेकिन वो तब के जब आपके यहाँ वो मैनेजमेंट जो है वो उसको रेगुलेटेड वे में काम करे। मान लीजिए इस तरह के लोगों को काम किया, फिर रेगुलेटेड कब होगा जब आप उसको सोशल सिक्योरिटी ईपीएफ और ईएसआई के अंदर लाते हो। अगर आप प्रोविडेंट फंड देते हो तो जाके वो जो है रेगुलेटेड हो जाता है। अदरवाइज आप इस रेट पे ही आप पेमेंट दे रहे हो तो फिर वो रेगुलेटेड नहीं हो गया, वो तो इसी तरह से अनऑर्गेनाइज या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम चल रहा है सर।
तो ये जो है इसके अंदर कुछ जो है एरियाज है जहाँ सबको जो है काम करना होगा। तो अगर ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रहा है तो निश्चित तौर पे जो है ये विधानसभा में जाके एक्ट में पास कराना होगा, तो वो तो हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर रूल्स अगर फर्दर रिवाइज करना हो या रिफाइन करना हो तो जितने भी स्टेक होल्डर है उनका एक कंसल्टेशन होना चाहिए इसके अंदर कि भाई जो इसमें अफेक्टेड होंगे, ज़्यादा काम करोगे तो आपका हेल्थ अफेक्टेड होगा, तो इस तरह के स्टडीज जो है कोट किए जाए कि भाई इस करने से ये होगा, तो उसके क्या आप सेफगार्ड रखोगे, कितना आप जो है लंबा काम करने दोगे। इस तरह जैसे पहले 5 घंटे का प्रोविजन है विदाउट रेस्ट, अब 6 घंटे का कर दिया, तो वो कंसंट्रेशन फोकस ये सब होगा कि नहीं। तो इस तरह के जो है अगर कंसल्टेशन होते हैं इस तरह से। और दूसरी, जैसे मैंने बताया कि दूसरे इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में जो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे पुलिस का रोल है इसके अंदर नाइट शिफ्ट पर्टिकुलर के अंदर, या इंडस्ट्री का रोल है, या जो लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उसका रोल है, या जो ट्रेड यूनियन का रोल है, या फेमिनिस्ट ग्रुप का महिलाओं के संदर्भ में जो कर रहे हैं, तो उनके साथ भी अगर ये कंसल्टेशन इस तरह से हो जाए, उनको क्या लगे कि भाई इसमें ये करने से क्या दूरगामी असर हो सकते हैं समाज के ऊपर, या कामदार के ऊपर, या एफिशिएंसी के ऊपर, या प्रोडक्टिविटी के ऊपर, या कंप्लायंस मैकेनिज्म के ऊपर। तो ये मुद्दे अगर इस तरह से अगर चर्चा में आए तो उसमें फर्दर रिफाइन किया जा सकता है। हाँ, कुछ लोग है ट्रेड यूनियन वाले बोलेंगे कि नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए, तो उनका मुद्दा है वो अपने नज़रिए से, ठीक जो भी होगा उनके नज़रिया कि भाई इस तरह से जो है हो सकता है कि ये लाने से जो बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि रिटन कंसेंट दिया जा रहा है महिलाओं को काम करने के लिए, या अगर मैं 12 घंटे काम करना कोई काम करना चाहता है तो इन राइटिंग कंसेंट दे रहा है, तो उसमें जो है ट्रेड यूनियन का जो है वो बार्गेनिंग पावर कम हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि वो वर्कर डायरेक्टली जो है वो परमिशन दे रहा है इस तरह से। तो वो वाली चीज़ें भी है इसके अंदर। तो वो अगर फर्दर इस तरह से एक डिस्कशन होता है इसके अंदर तो वो ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो है कि क्या इंडस्ट्री के लिए क्या है, इंडस्ट्री के लिए मान लीजिए लिबरल होता है तो उसके अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशन भी पालन करना होगा, वो भी इसके अंदर की बात है। कामदार के लिए भी है कि भाई आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हो अगर ज़्यादा कमाना है इस तरह से। लेकिन ओवर टाइम में जाएंगे तो फिर जॉब क्रिएशन वो होगा कि नहीं, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अगर ओवर टाइम से ही आप ज़्यादा प्रोडक्शन या जितना भी आपको चाहिए वो कराना चाह रहे हो तो वो ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा कि नहीं, वो वाली भी बात है इसके अंदर। तो अलग अलग मुद्दे जो है अगर आप इसके अंदर दिखाई देते हैं, तो इसमें अगर कोई बहुत ही प्रो ट्रेड यूनियन के संदर्भ में करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कामदार को नुकसान कर सकती है। मैनेजमेंट कह सकता है कि हमको तो जो है जो चाहिए वो मिल रहा है इसके अंदर। कामदार जिनको ज़्यादा कमाना होगा ज़्यादा मेहनत करने के लिए, तो वो भी बोलेगा कि मुझे भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओवर टाइम करने के लिए जो है फैसिलिटी दे रहा है सर। तो अलग अलग एंगल है, आप किस तरह से इसका एनालिसिस करते हो, किस तरह से देखते हो। लेकिन इसमें अच्छा यही होगा कि भविष्य जो कायदा बनने से पहले या इसके रूल्स के अंदर जो है अच्छी तरह से सभी जितने भी स्टेक होल्डर है उसका कंसल्टेशन हो, और उसमें क्या दूरगामी खराब असर या जिसको अफेक्ट कर सकते हैं उसको किस तरह से रिफाइन कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इस तरह से ये होना चाहिए इसके अंदर। वो वाली बात ज़्यादातर इसके अंदर जो है फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये दिखाई दे रहा है ज़्यादा। अब क्या होगा कि जब इम्प्लीमेंटेशन जब कोई जाएगा और वो 2-3 महीने के बाद मालूम पड़ेगा कि भाई इसका क्या असर इसके अंदर हो रहा है। लेकिन वो होने से पहले अगर पहले से ही इस तरह से जो चेकलिस्ट है उसको अच्छी तरह से डिफाइन की जाती तो वो जो है अच्छा रहता सबके लिए। तो ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस है ये है इसके अंदर। तो इसमें इंडस्ट्री के लिए भी है, कामदार के लिए भी है, ट्रेड यूनियन के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे और चैलेंजेस को रिजोल्व करने के लिए कितना इंडस्ट्री तैयार है, कितना वर्कर तैयार है, कितना जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मॉनिटरिंग करेगा वो कितना तैयार है और किस तरह से करेगा, तो उसमें ज़्यादा रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ये है कि भाई ये जिनको ये अफेक्ट करेगा अच्छी तरह से या बुरी तरह से,
तो उनमें ये इसकी अवेयरनेस करानी चाहिए। तो अगर ये आप 12 घंटा काम करना चाहते हो तो आप कायदा आपको परमिशन दे रहा कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपके आरोग्य पे क्या असर पड़ेगा, फैमिली में क्या असर पड़ेगा, सोशल रिलेशन में क्या असर पड़ेगा, तो इस तरह से बहुत सारे स्टडीज जो है हुए हुए हैं, तो वो अवेलेबल भी है। तो उस स्टडीज के आधार पे भी जो है बहुत सारा निचोड़ निकाला जा सकता है कि क्या असर हो सकती है और उसको किस तरह से मिनिमाइज या मिटिगेट किया कर सकते हैं कि नहीं, क्या होगा। तो मेरी बात मैं यहाँ पे ये रखता हूँ।